हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में लॉन्च हुई सभी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। 2020 बहुत ही नया था हमारे लिए। कोरोना वायरस नया था, लॉकडाउन नया था, अलग अलग समस्याएं नई थी, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स की समस्याएं, मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं। इन सभी को टैकल करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया था। तो उन्हीं सब में से 20 से ज़्यादा ऐसे स्कीम है जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और एक बात आपको बता दूं कि जो भी स्कीम को मैं आपको बताऊंगी वो शॉर्ट में होंगे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्कीम है नगर वन स्कीम। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। इसी दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, आपको पता होना चाहिए, उनके द्वारा। इस स्कीम को देश भर में 200 ऐसे शहर हैं जिनके साथ मिल करके बनाया गया था। इसको अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। इस स्कीम को कहा जाता है कि अर्बन एरियाज़ के लिए लंग्स का काम करेगा। देखिए, अर्बन एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट नहीं हैं, जबकि रूरल एरिया में अभी भी अर्बन एरिया के कंपेयरिंग में बहुत ज़्यादा जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आने वाले 5 साल में जिन 200 शहर को चुना गया है वहाँ पे नगर वन को क्रिएट किया जाएगा, नगर वन या फिर अर्बन फॉरेस्ट को क्रिएट किया जाएगा। इसके लिए रोल मॉडल के तौर पे यहाँ पे रखा गया महाराष्ट्र के पुणे में जो एक अर्बन फॉरेस्ट है जिसका नाम है वारजे अर्बन फॉरेस्ट। इसको यहाँ पे आपको पता होगा कि 65,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। जो अर्बन एरिया में नगर वन को क्रिएट किया जाएगा वो पहले से जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे भी बनाया जा सकता है, या फिर जो खाली ज़मीन है वहाँ पे नगर वन को क्रिएट किया जा सकता है। जितने भी शहर को चुना गया है वहाँ पे लोकल बॉडीज़ जो है उनके परमिशन के बाद ऐसा किया जा सकता है। तो ये था नगर वन स्कीम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे स्कीम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 20 जून 2020 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम 2 कैटेगरी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। पहला वो जो कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कोरोना वायरस के समय में वापस अपने गांव चले गए थे, उन लोगों के लिए। और दूसरे कैटेगरी के वैसे लोग हैं जो पहले से ही गाँव में रहते थे, उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने के लिए, उनको कुछ काम प्रोवाइड कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। 125 दिनों का ये कैंपेन था, जिसके अंतर्गत 25 तरह के काम को ऐड किया गया था कि यहाँ माइग्रेंट वर्कर और ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो काम कर सकते हैं। 50,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए थे। 116 डिस्ट्रिक्ट से 25,000 रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स को चुना गया था, यानी कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर को चुना गया था जो कि अपने गाँव वापस चले गए थे। ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट थे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, उड़ीसा, इन सब के स्टेट थे। यहाँ पे यही सब स्टेट को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर सामने आते हैं। तो ये था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आगे बात करते हैं तीसरे स्कीम के बारे में, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। 1 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम या फिर PLI स्कीम को लॉन्च किया गया था, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट के तौर पे। देखिए, इस स्कीम के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज थी उनको यहाँ पे इंसेंटिव देने का प्रोग्राम था कि अगर वो देश के अंतर्गत अलग अलग प्रोडक्ट, 13 प्रोडक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया था, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, अगर वो देश के अंतर्गत उसका प्रोडक्शन करती हैं तो 4 से 6% का उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अभी आपको मैं क्लियर कर दूं कि PLI स्कीम का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 23 सेक्टर को इसमें ऐड कर लिया गया है। यहाँ पे इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करना, कि वो देश में आए, कंपनी खोलें, यहाँ पे प्रोडक्शन करें। और दूसरा था कि जो पहले से इंडियन कंपनीज देश में हैं उनको यहाँ पे इनकरेज करना कि वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड करें, ताकि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको बढ़ावा मिले। तो ये था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। आगे बढ़ते हैं।
ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, इस स्कीम को लाया गया था। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट को ऑनर करना। जो हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं देश के अंतर्गत, जो हार्ड वर्क करते हैं और अपना टैक्स पे करते हैं और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान देते हैं, उनके लिए देश के अंतर्गत जो टैक्स सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सिंपल करने के लिए इस स्कीम को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो टैक्स रेट है उसमें कमी लाई जाए और डायरेक्ट टैक्स लॉस जो है उसको सिंपल बनाया जाए। इन सब के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। जब कभी भी डिपार्टमेंट और किसी भी टैक्स पेयर बीच के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पे यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू ऐसा संभव हो पाता है। तो ये था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना लिखना अभियान, ये एक ऐसा स्कीम है जो देश भर में लाया गया ताकि जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया का उसको बढ़ाया जा सके। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पढ़ना लिखना अभियान को लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कोविड-19 के बाद से जो भारत के अंतर्गत लोग रहते हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हैं पढ़ाई को लेकर के, उसको सॉल्व करने के लिए इस स्कीम की और एक खास बात यह है कि इसको एडल्ट्स के लिए लाया गया था देश भर में। अब देखिए इस स्कीम के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। खास करके जो ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया हैं, प्रिजन्स में, स्लम्स में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस स्कीम को चलाया गया था। ई मटेरियल को फैलाया गया था, मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे अगर हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं ताकि भारत का जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाया जा सके। अलग अलग लेवल पे फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए, उन्हें लिटरेट करने के लिए यहाँ पे फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। एडल्ट वुमेन को लिटरेट करने के लिए अलग से प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। देखिए लेकिन फिर भी जो इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 100% अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, जिसको कि 2023 तक अचीव करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पढ़ना लिखना अभियान था। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए स्कीम के बारे में जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। 24 अप्रैल को पूरे देश भर में नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिन ही स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इस स्कीम के तहत ग्रामीण इलाके में सर्वे किया जाता है, मैपिंग किया जाता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके पास जो ज़मीन है उनका एक राइट होना चाहिए लोगों के पास। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट सरकार के द्वारा इस स्कीम के तहत उनको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उस डॉक्यूमेंट के थ्रू वो इकोनॉमिक पर्पज से अपनी ज़मीन का इस्तेमाल कर सकें। 10 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वामित्व कार्ड को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इससे क्या होता है, देखिए इस कार्ड में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है आधार कार्ड के तरह। जिस तरीके से हम सभी का आधार कार्ड है उसमें एक यूनिक नंबर होता है, उसी तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा क्या होगा कि ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको अब ऐसा लगेगा कि उनकी जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो एक फाइनेंशियल एसेट है, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे काम में, लोन ले सकते हैं और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए वो काम कर सकते हैं। साथ ही में कभी कभी जो विवाद होता है ज़मीन को लेकर के तो उसको भी सुलझाने में ये कार्ड बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम पूरे देश भर में लागू हो चुका है। देश भर में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उन सभी जगहों पर ये स्कीम लागू हो चुका है। बिगनिंग में ये स्कीम सिर्फ कुछ स्टेट तक सीमित था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घर तक फाइबर स्कीम के बारे में। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घर तक फाइबर स्कीम को बिहार में लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि बिहार के अंतर्गत जो विलेजेस हैं बिगनिंग में उनको यहाँ पे फाइबर टू द होम कनेक्शन से जोड़ना, यानी कि इंटरनेट से उन्हें जोड़ना 31 मार्च 2021 तक। सबसे पहले यहाँ पे 45,945 गाँवों को एम रखा गया था कि इनको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ा जाएगा 31 मार्च 2021 तक। इससे क्या होगा तो बिहार के अंतर्गत जो ई एजुकेशन है, ई एग्रीकल्चर है, इंटरनेट के थ्रू जो काम है उसको बढ़ावा मिलेगा और साथ में लोकल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश भर में जितने भी गांव हैं
सभी जगह इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाता है, फाइबर टू द होम स्कीम को या फिर घर तक फाइबर स्कीम को, ठीक है। और एम रखा जाता है कि 1000 दिन के अंतर्गत सभी को इंटरनेट से जोड़ना। 2024 तक सिंपली आप इसे समझ सकते हैं कि 2024 तक एम रखा गया है कि जो 6 लाख गांव हैं देश के अंतर्गत, वहाँ उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड स्कीम है ये। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि कोविड-19 के कारण जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रोड पे काम करते हैं, वैसे लोग हैं जिसको हिंदी में हम लोग रेहड़ी पटरी कहते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर जो कोविड-19 पेंडेमिक का प्रभाव पड़ा है, उससे उनको बाहर निकालने के लिए उनके लाइवलीहुड पे जो प्रभाव पड़ा है, सरकार के द्वारा इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया था। 2022 तक इस स्कीम को चलाने का सरकार के द्वारा एम रखा गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर है उनको सरकार लोन प्रोवाइड करती थी। 10,000 रुपये का यहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उनको लोन जो है वो प्रोवाइड सरकार करती थी। और इसे जो लोग लोन लेते थे वो अपने हिसाब से दे सकते थे, हर महीने दे सकते थे थोड़ा थोड़ा करके, और डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू भी वो अपना लोन जो है उसको पेड कर सकते थे। जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे प्री अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में, हॉकर्स, वो 24 मार्च 2020 से पहले जितने भी थे वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2020 की सबसे बड़ी स्कीम के बारे में, आत्मनिर्भर भारत स्कीम। सबसे बड़ा स्कीम था ये। देखिए 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस स्कीम को अनाउंस किया जाता है। कोरोना वायरस के कारण जो हमारा देश पूरा पस्त पर गया था, उसको फिर से उठाने के लिए सरकार के द्वारा एक रिलीफ पैकेज के तौर पर इस स्कीम को अनाउंस किया जाता है। 20 लाख करोड़ का पैकेज है ये। इसके तहत सरकार का एम रहता है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, इसको रिवाइव करके जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, टैक्स पेयर हैं, एमएसएमईज हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाना। 12 नवंबर 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है आत्मनिर्भर भारत 3.0 को यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। इकोनॉमी को फिर से ठीक करने के लिए, जो हमारी इकोनॉमी पस्त पर गई थी उसको फिर से ठीक करने के लिए, इसके अंतर्गत निर्मला सीतारमण 12 अनाउंसमेंट को यहाँ पे करती हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका टैक्स रिलीफ भी शामिल रहता है घर वगैरह खरीदने में। प्रधानमंत्री मोदी का ऑब्जेक्टिव रहता है कि भारत को इस स्कीम के तहत सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनाना, किसी पे डिपेंड नहीं बनाना। और इसके लिए जो 5 पिलर हैं, इकोनॉमी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, और जो डिमांड है उसको हमें उस पर काम करना पड़ेगा, जो 5 पिलर हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के यही 5 पिलर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। 11 नवंबर 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया गया था। देखिए ये स्कीम था जो हिमालयंस और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए था। वहाँ पे ऐसे 11 फ्रूट और वेजिटेबल को नोटिफाइड किया गया था कि अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन एयर के थ्रू होता है तो उनको 50% की सब्सिडी मिलेगी। 21 फ्रूट यहाँ पे जिनको यहाँ पे किया गया था कैटेगराइज, उसका नाम है मैंगो, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, मौसमी एट्सेट्रा। उसके अलावा यहाँ पे 20 वेजिटेबल को भी कैटेगराइज किया गया था, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, फ्रेंच। तो ये सब अगर एयर के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इनके ओनर को 50% की सब्सिडी यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। यही है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। 12 नवंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कोविड-19 के कारण देश में जो एम्प्लॉयमेंट पे प्रभाव पड़ा था उसको फिर से क्रिएट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया था। इसके तहत किन एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है? तो वैसे एम्प्लॉय जो कि EPFO के तहत रजिस्टर हैं और जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है और जिन्होंने अपनी नौकरी 1 मार्च से लेके
30 सितंबर 2020 के बीच में खोई है और दोबारा वो एम्प्लॉयड हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2020 से। तो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लाभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना के बारे में, जिसे 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार है उसको बढ़ाना, 1.25 करोड़ लोगों को इसके तहत कवर करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 31 जिलों से इतने लोगों को चुना गया था जिन पे कोविड-19 पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसके तहत फोकस क्या था? इसमें फोकस था कि जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप हैं उनको प्रमोट करना, जॉब को लोगों को देना और पार्टनरशिप के थ्रू जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके साथ मिल करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो जितनी जनसंख्या उतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, तो इसीलिए सरकार के द्वारा इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के बारे में, जिसे AGSY के नाम से भी जाना जाता है। 14 मई 2020 को गुजरात सरकार के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये स्कीम स्मॉल बिजनेसमैन जो स्किल्ड वर्कर हैं, जिनमें कुछ स्किल है, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रीशियन और बार्बर्स, इन लोगों के लिए इस स्कीम को लाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हैं, जिनकी इनकम कम है, उन लोगों को हेल्प करना ताकि वो नॉर्मल जैसे महामारी से पहले थे वैसे अपना लाइफ जी सके। इसके लिए सरकार ने यहाँ पे गारंटी फ्री लोन को प्रोवाइड किया था। उन लोगों के लिए 1 लाख रुपए का लोन ले सकते थे वो 2% इंटरेस्ट पे। और इसके अलावा इसको अगर पेमेंट करने के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 साल तक ये पेमेंट कर सकते थे। 6 महीना के बाद से यहाँ पे वो अपने हिसाब से इस लोन को जो है वो चुका सकते थे। आगे बात करते हैं किसान सूर्योदय योजना के बारे में, जिसे 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत क्या था कि जो गुजरात के अंतर्गत किसान रह रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना दिन के समय में, ताकि वो सिंचाई का काम अच्छे से कर सके। इसके तहत कहा जाता है कि 1055 गाँव के फार्मर्स को, ठीक है, यहाँ पे इस स्कीम का लाभ मिलता है और 3 डिस्ट्रिक्ट से इन्हें चुना जाता है। इस स्कीम के तहत सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि किसान सिंचाई कर सकें। सरकार ने इसके लिए, गुजरात गवर्नमेंट ने इसके लिए 3500 करोड़ रुपए अलॉट किए थे और एम रखा गया था कि इस स्कीम के तहत जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके 2023 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। बहुत ही खास है ये योजना। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भारत के अंतर्गत जो फिशरीज सेक्टर है, यानी कि जो मछली पालन सेक्टर है, उसको कैसे डेवलप किया जा सके। इस स्कीम के तहत 20,050 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार का एम था। 5 साल के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से ये शुरू होता है और 2024-25 तक ये खत्म होता है। जितने भी देश के अंतर्गत इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी में ये स्कीम को लागू किया गया था। सरकार का एम क्या था कि जो प्रोडक्शन है मछली का, उसको यहाँ पे 70 लाख टन से बढ़ाया जाए 5 साल में, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट से जो अर्निंग हो रही है, उसको 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचाया जाए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में, जिसे 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत क्या था कि जो गरीब लोग हैं उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना। इसके तहत सरकार 8 रुपये में ही 100 ग्राम दाल, 250 ग्राम चपाती, 100 ग्राम सब्जी और अचार, ये एक पूरा प्लेट जो खाना है वो 8 रुपये में लोगों को प्रोवाइड करती है। कहा जाता है कि इस स्कीम के तहत जो राज्य के 4 करोड़ 87 लाख ऐसे लोग हैं जिनको लाभ मिलता है। ये जो पूरा स्कीम है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलता है और फिर 5 बजे शाम से लेकर के 8 बजे रात तक चलता है। ठीक है, इसके तहत कहा जाता है कि राज्य के अंतर्गत 213 ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और जहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा मिलता है। 358 रसोई किचन्स हैं जिसके थ्रू ये 8 रुपये में खाना जो है वो दिया जाता है। कहाँ कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है? तो स्टेट के अंतर्गत जो बस स्टैंड है,
हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन है, पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ पे ये खाना प्रोवाइड कराया जाता है। और जो इनकी फैसिलिटी है उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए CCTV कैमरा का सहायता लिया जाता है। आगे बात करते हैं गोधन न्याय योजना के बारे में। देखिए, इस स्कीम को 25 जून 2020 को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो गाय हैं उनके गोबर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। इस स्कीम के तहत क्या था कि सरकार जो गोबर है उसको प्रॉफिटेबल बनाने के बारे में बात कर रही थी, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है रूरल इकोनॉमी में जो पशुपालन होता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट का रास्ता है। तो सरकार इसको और प्रॉफिटेबल यहाँ पे बनाने के लिए गोधन न्याय योजना को सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसके तहत छत्तीसगढ़ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक फिक्स रेट पे जितने भी लाइव स्टॉक ओनर्स हैं उनसे गाय का गोबर जो है वो खरीदा जाता था, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको यूटिलाइज करके इसको फर्टिलाइज़र में तब्दील किया जाता था, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थे प्रदेश के अंतर्गत उनको बेचा जाता था, फार्मर्स को बेचा जाता था, ठीक है। और इससे क्या होता था कि एक जो गोबर है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता था, लाइवलीहुड भी लोगों को मिल जाता था और इनकम भी हो जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में, जिसे 21 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार MSP के रेट पे जो है किसानों से मक्का, धान और जो मक्का, धान और गन्ना इसको खरीदती है, और फार्मर्स को यहाँ पे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। इस स्कीम के तहत सरकार का यहाँ पे एम था कि 5,700 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे, और तकरीबन 1.87 मिलियन किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। सरकार के द्वारा इस पे हर एक किसान को जो कि धान की खेती कर रहे हैं पर एकड़ पे 10,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते हैं, और हर एक ऐसे किसान को यहाँ पे 13,000 रुपये प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि 1 एकड़ पे ये आपका गन्ना का खेती कर रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में, जिसे 1 फरवरी 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया था। इस स्कीम के तहत इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर के जो बहुत सारे पेंडिंग केस हैं देश के अंतर्गत उसको कैसे सेटल किया जा सके। सरकार ने यहाँ पे एम रखा था कि तकरीबन 4,83,000 ऐसे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं जिसको सॉल्व करना जरूरी है। और इसके तहत सरकार ने कहा था, एक टाइमिंग फिक्स की थी कि इस टाइमिंग तक, उस समय में ये टाइमिंग था 31 मार्च 2020 तक, हालांकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और बहुत सारे इसमें नए नए चीज़ों को ऐड किया गया है। तो उस समय 31 मार्च 2020 तक कहा गया था कि जो भी लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जिनके पास भी केस कोई पेंडिंग है डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ, तो वो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी है, ठीक है, उसमें सरकार छूट देगी अगर वो इस डेट के पहले तक इस केस को सुलझाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के बारे में, जिसे PM वानी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत ही फेमस स्कीम है। 9 दिसंबर 2020 को जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन लोगों के द्वारा PM वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस PM वानी स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वायरलेस कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना देश के अंतर्गत, ठीक है, वाईफाई नेटवर्क जो है लोगों तक प्रोवाइड करना, ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो बिजनेस हो रहा है आजकल, बिजनेस इंटरनेट पे पूरा डिपेंड है। ईज़ ऑफ लिविंग जो है, जो रहने का एक तरीका है, वो भी हमारा अभी अच्छे से हम लोग सारे कुछ कर पा रहे हैं इंटरनेट के वजह से। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस या फिर PM वानी को लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर परसोत्तम रुपाला के द्वारा। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रामीण इलाके में जो कोऑपरेटिव्स हैं, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं, उनके द्वारा मिल करके उनके हेल्प के साथ ग्रामीण इलाकों का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत जो द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है NCDC, उनके द्वारा इन समितियों को 10,000 करोड़ रुपए दिया गया, ताकि वो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए, उनको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए इतने पैसे दिए गए थे। तो ये था आयुष्मान सहकार योजना। यहाँ पे आगे बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, जिसको अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। 74वें इंडिपेंडेंस डे के दिन 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि ये जो हमारे देश के अंतर्गत एक हेल्थ केयर पूरा सिस्टम है, उसको सेफ और एफोर्डेबल बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत क्या था कि ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड मिशन था, ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार का ऑब्जेक्टिव था कि हर एक व्यक्ति के पास एक हेल्थ आईडी कार्ड हो, ठीक है, जिसमें क्या हो कि उनके हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध हो। तो इस मिशन को बेसिकली जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, जिसे 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो था वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक पार्ट था, जिसके तहत जो देश के अंतर्गत पूरे सिटीजन है यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना देने का या फिर खाना खिलाने का ऑब्जेक्टिव था। इस स्कीम के तहत जितने सारे भी गरीब लोग हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन कार्ड होल्डर को देश के अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है फूड प्रोवाइड कराने का सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव था। इस स्कीम के तहत 5 किलो चावल या फिर गेहूं, ठीक है, और परिवार में जितने भी लोग हैं हर लोग पर 1 किलो दाल सरकार के द्वारा दिया जाता था राशन कार्ड के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया 20 से ज़्यादा ऐसे स्कीम के बारे में जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था और जिसका आम लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। आप इन स्कीम्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इसको देखें और ज्ञान लें, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।